Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise chapter number 9 of CA Foundation Accounts, that is financial statement of not for profit organization. तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके पहले आपने पढ़ा है कहाँ? चैप्टर नंबर 7 में, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फाइनल अकाउंट बोला या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वन इन द सेम थिंग. उनका भी वो क्या बन रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो दोनों क्या है? एक टाइप के फाइनल अकाउंट्स हैं. ओके, बट यहाँ नाम से एक चीज समझ में आ रही है, वहां पास एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर का अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं. लेकिन यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट बन रहा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, एनजीओ करके, आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या क्लब, इनके बारे में सुना है. तो आपने प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस, टाटा इंडस्ट्रीज, इनका भी सुना है. तो इनका बनता है फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर क्या बनती है चीजें? ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनता है. और एक और आपने पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टिल ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. ये तीन चीजें एक चीज तो बनती है कंपलसरी. वो किसके केस में बनती है? चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, राइट. अब इसी तरह फाइनल अकाउंट्स के बारे में भी मैंने बहुत बार हिस्ट्री बताई है. फाइनल अकाउंट किस किस के होते हैं? बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और कौन से हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फाइनल अकाउंट. ओके, इसी तरह एक और फाइनल अकाउंट है, वो किसका है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है, तो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनने वाला ही नहीं है. एज सिंपल. जब इनका इंटेंशन क्या नहीं है बच्चों? प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही नहीं. तो ये चला जाएगा आपका. तो सर तब भी हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर फ्लो में इथिकली सब कुछ काम चले, उसके लिए कुछ तो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए. जैसे अपन यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करते, कोई कभी भी आता है, कोई कभी भी जाता है, तो हमें अटेंडेंस का भी एक सिस्टम रखा हुआ है. अब आपके ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि आप तो फी दे के आए हो, तो आपको तो जान निकाल लेनी चाहिए सामने वाले टीचर की, राइट. लेकिन स्टूडेंट होते हैं कि नहीं यार, नहीं जाने गए, आज मूवी जाते हैं, मॉर्निंग का शो है, डिस्काउंट लगेगा अलग से. सो या तो नींद उनको इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज अ होल डिफरेंस. तो इसी तरह एक प्रॉपर चेक रखने के लिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है. लेकिन प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है. लेकिन यहां पास कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होंगे? पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे. तो ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. जैसे यहां पास भी पैसे आते और जाते हैं, तो उसको अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अपन कैश अकाउंट, या कि अपन क्या बोलते हैं उसको, कैश बुक के अंदर, जिसके अंदर आपका कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों आ जाते हैं, राइट. इसी तरह यहां पास जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो कहां किया जाता है? रिसीट एंड पेमेंट के अंदर. अब इस चैप्टर के अंदर मेरे को रहा नहीं जा रहा, तब भी मैं आपको बता देता हूं. देखो, कंसेप्ट बहुत कम है, क्वेश्चन बनाने का इंटेंशन भी मेरे को समझ में नहीं आया. ये तो ऐसी बात हो गई है कि आपको ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट का सॉल्यूशन दे दिया जाए और बोला जाए एक काम करो, क्या बनाओ आप? ट्रायल बैलेंस बनाओ. रियल लाइफ में ये पॉसिबल है क्या? नहीं. पहले आपका क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद ही आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट. लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कीपिंग अ लॉजिक, कि आपको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दूंगा. क्या दे दूंगा? एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दूंगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, और दूसरा क्या आता है? बैलेंस शीट आता है. फाइनेंशियल एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह रहता है, कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डेबिट साइड बोलते हैं, उसमें हमारा क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा. और राइट हैंड साइड क्या आएगा? इनकम आएगा. बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पास भी करते हैं, सर इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा है, तो इनकम पहला लिखा है, तो अपन क्या लिखते हैं? इनकम पहले और बाद में एक्सपेंडिचर. ये क्या है? गलत है, ठीक है. बिल्कुल पीएनएल की तरह क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट साइड में इनकम आएगा. क्योंकि गोल्डन रूल और कंसेप्ट जो अकाउंट्स के फंडामेंटल, ये सब चीजें क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली. यहाँ कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी सर एग्जैक्टली जब पीएनएल की तरह है, तो वहां पास तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है. लेकिन यहाँ पास क्या आएगा? यदि हमारे पास इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस आएगा. और एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो हमारा क्या आएगा? डेफिसिट आने वाला है. क्या ये भी क्लियर हो रहा है सबको? दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पीएनएल बनाने से क्या समझ में आता था? करंट ईयर का ट्रांजैक्शन, या कि वहां के इंफॉर्मेशन पता चलती थी कि क्या ट्रांजैक्शन चल रहे हैं.
लेकिन बैलेंस शीट का क्या चल रहा है आपका, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है किसका, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज एनजीओ भी है या नॉट प्रॉफिट भी है तो उसके पास भी कुछ एसेट्स रहती है और कुछ लायबिलिटीज रहती है, तो वहां पर उससे पता चलती है। ओके, लेकिन यहाँ पास एक इस टाइप का तो क्वेश्चन है कि रिसीट एंड पेमेंट दिया जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दे दी जाएगी, बोला जाएगा क्या बनाओ, रिसीट एंड पेमेंट बनाओ, मतलब सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इस दो टाइप का ही क्वेश्चन है इसके अंदर। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे कंसेप्ट एंड थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली किसके बराबर है किसके बराबर है, आपका कैश बुक के बराबर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस है, और बैलेंस शीट विल रिमेन एज इट इज। बैलेंस शीट उसमें एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो नॉट फॉर प्रॉफिट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसके अंदर कुछ आइटम जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो वहां के जो टर्म्स रहेंगे, जो प्रोडक्ट, जैसे बैंकिंग कंपनी का मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है, जब बैंकिंग कंपनी में लोन बोलते हैं तो लोन उनके लिए एसेट्स है, और आप जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बात करते हो तो लोन उनके लिए क्या है, लायबिलिटी है। थोड़ा वर्ड्स वहां पर चेंज होने लगते हैं। द सेम वे जब अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा पहले कुछ लोग बताएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से लोग होते हैं। क्लब हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, हॉस्पिटल वगैरह जैसे रहते हैं, ओके, चैरिटेबल हॉस्पिटल, एंड एनजीओ हो जाते हैं। फिर स्कूल्स वगैरह रहती है, गवर्नमेंट स्कूल्स, या कि उसके अलावा भी जो फ्री में सर्विस देने के लिए कोशिश करते हैं। क्लब्स हैं, ट्रस्ट हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहां भी जाते हैं, तो हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी एंड ऑल, तो उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, टू सर्व द सोसाइटी रहता है, सोसाइटी को सर्व करना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इंटेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, वो कैसे कैसे टर्म्स हैं एक बार लाइन से देखते हैं। सबसे पहला डोनेशन है, इंट्रेंस एंड इंट्रेंस या एडमिशन फी है, सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप फी है, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिसीट। और नेचर ऑफ रिसीट कौन सी होती है, एक कैपिटल रिसीट होती है और एक रेवेन्यू रिसीट होती है। और आपको भी पता है बच्चों कि जो भी रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, रेवेन्यू नेचर बोल रहा हूं क्योंकि रेवेन्यू से आपको इनकम ज्यादा दिखने लगती है, तो रेवेन्यू नेचर का जो आइटम है इसके अंदर रेवेन्यू इनकम भी होगी, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होंगे। सो जो रेवेन्यू नेचर के होंगे वो कहां आएंगे, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल नेचर के रहेंगे वो कहां जाएंगे, आपके बैलेंस शीट। इमीडिएटली काफी लोग बोल रहे हैं सिर्फ टर्म से बता रहे हो सर, कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे बिल्डिंग आपको आ गई, किसी ने बोला ये लो बिल्डिंग, मजे करो, तो बिल्डिंग क्या आपकी रेवेन्यू है क्या, नहीं, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, कैपिटल। अच्छा सर, मतलब जो हमारी फिक्स एसेट होती है वो कैपिटल है, हाँ वो भी रहती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है। जब देने वाले का इंटेंशन देखा जाता है, जैसे उसने फंड्स दिया, बोला ये फंड्स को हाथ नहीं लगाने का, ये फंड्स को हाथ नहीं लगाने का, इसको एफडी कर दो और इससे जो पैसा आएगा ना उसको उड़ाना। तो जो पैसे आ रहे हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो आपके लिए क्या बनेगी, रेवेन्यू रिसीट। जो लेकिन फंड्स आए हैं वो आपकी क्या है, कैपिटल रिसीट। समझ में आ रहा है पर। सो हर बार इंटेंशन देखना पड़ेगा हर चीज का, और उसके अकॉर्डिंगली डील करना होगा। तो कुछ कुछ तो अब रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात करते हैं या रेवेन्यू नेचर के बारे में बात करते हैं। जिसका बेनिफिट या जिसको यूज करके विद इन ए ईयर हम कंज्यूम करने वाले हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू रिसीट भी। जैसे कुछ आप पानी पूरी खाए, 15 सेकंड में मजा आया, खत्म हो गया, प्रिंट आउट निकाला। अच्छा, ये भी और अच्छा एग्जांपल है, आपने जेरोक्स करवा के लेके आए, प्रिंट आउट निकलवा के लेके आए, वो क्या है आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप प्रिंटर खरीद रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कहां जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा प्रिंटर। और यदि जेरोक्स करवा के आ रहे हो, फोटोकॉपी करवाया बस, तो वो कहां जाएगा, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, फास्ट से चलते हैं। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है, बेनिफिट फॉर द सोसाइटी रहता है। नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इज टू रेंडर द सर्विस टू द सोसाइटी और द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कब होता है मेंबर, जैसे आप डेक्कन जिमखाना क्लब वगैरह, महिंद्रा क्लब वगैरह सुना है, आप बोलते हैं उसमें कि आप उसमें मेंबरशिप ले लो, होटल में जाना, इतने बार आपको एंट्री मिलेगी, आराम से कोई भी देश के अंदर, ये होटल जाओ वो होटल जाओ, जाके पूरे मजे करके आओ, खाओ पियो तोड़ो फोड़ो चले आओ। सो क्या चल रहा है, वो मेंबर ने खुद ही पैसा दिया है और खुद ही क्या ले रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं।
कोई भी बाहर का आएगा उसको चार्जेबल रहता है। तो जो मेंबर ने पैसा दिया और मेंबर को बेनिफिट दे रहे हैं, वो क्या चल रहा है क्लब के अंदर, क्या इनका प्रॉफिट अर्न करना है उनसे मेंबर से? नहीं, ओके, उनको सर्विस देना है। फिर ये कौन से होते हैं? क्लब, टेम्पल, चर्च, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशन, ओके, तो ये सब चीजें रहती है। अकाउंट शो द पीरियोडिक परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, ये वर्ड मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, क्या है ये? किस लिए आप बनाते हैं बताओ बच्चों? पीरियोडिक परफॉर्मेंस के लिए बनता है हमारा क्या, कि हर एक साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है उस एनजीओ ने, उसके लिए बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए एट द एंड ऑफ द पीरियड। प्रॉफिट को सरप्लस से रिप्लेस किया गया और लास्ट को डेफिसिट, अभी जस्ट मैंने बताया। नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट के बारे में हमने बात किया। रिसीट एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक विद अ डेट कॉलम। रिसीट एंड पेमेंट बोला है, एग्जैक्टली वो किस तरह रहता है? कैश अकाउंट या कैश बुक की तरह रहता है। रिसीट एंड पेमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो रिसीट एंड पेमेंट रहता है इज नॉट बेस्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम ऑफ, द मेन पॉइंट इज नोटेड हियर। तो क्या रहता है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, कोई बताएगा? जो रिसीट एंड पेमेंट रहेगा सर, तो कैश बुक के अंदर भी क्या रहता है? एक्रूअल सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, यहां भी नहीं किया जाता है। मतलब जितना भी पैसा आ रहा है आने दो, सब रिकॉर्ड कर लेंगे, जितना भी पैसा जा रहा है रिकॉर्ड कर लो, जाने दे दो, ओके। चलो यहां पास और क्या क्या दिया है? अकाउंटिंग इज यूजुअली नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एज इट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीट एंड पेमेंट वेदर दे आर रिलेटेड टू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड। तो यहाँ पास कुछ भी ज्यादा बाइफिकेशन नहीं किया जाता है। मेन यहाँ पास और एक कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में बोला है, जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। तो इस चीज को बस ध्यान रखना थोड़ा सा रियलाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट ऑफ लिमिटेशन बताया रिसीट एंड पेमेंट का। इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कंपेयर टू द बिगिनिंग नॉट ड्यूली डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द सरप्लस, ओके। वैसे भी रिसीट एंड पेमेंट सरप्लस नहीं बताता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताता है। आओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्विवेलेंट टू क्या है? पीएनएल है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है? ये एक्रूअल प्रिंसिपल पे चलता है। एक्रूअल प्रिंसिपल मतलब जितना भी इस साल से रिलेटेड इनकम है वो इस साल दिखाया जाएगा, जो इस इनकम से रेलेवेंट एक्सपेंडिचर किया गया है वो इस साल से रेलेवेंट है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर। आपको भी पता है जो इनकम इस साल हुई है उससे रेलेवेंट एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंडिचर में दिखाया जा सकता है। यदि जो इनकम आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है तो वैसे भी वो एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंडिचर के पार्ट नहीं होते। ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर pertaining टू द करेंट पीरियड ऑफ अकाउंट्स आर इंक्लूडेड। तो सबसे पहला एक रेवेन्यू नेचर के बारे में बोला है, वही बस यहां पास इंक्लूड होने वाला है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब एक और एग्जाम में एमसीक्यू बेस में या कहीं पास आपसे पूछा जा सकता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 से गवर्न होता है या सेक्शन 25 से। तो बहुत स्टूडेंट के ब्लड में घुसा हुआ है कि सेक्शन 25, बट वो सेक्शन 25 अभी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 25 किसका है? कंपनीज एक्ट 1946 का। और यहां पास जो सेक्शन 8 कंपनी है वो किसका है? कंपनीज एक्ट 2013 का है। जो यहाँ पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंगली बन रहा है? आपका शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बन रहा है, और वहां पर शेड्यूल 6 हुआ करता था। तो कहीं पास भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मेन क्या याद रखना है? सेक्शन 8 और शेड्यूल 3। कोई कंफ्यूजन? हाँ, कंपनीज एक्ट में, हाँ, तो फिर और भी याद रखना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी मतलब जो कंपनी, और जल्दी इसका सबको अप्रूवल नहीं मिलता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्टली मोदी जी के साइन लगते हैं इसमें, तब जाके वो कंपनी क्या होती है? सैंक्शन होती है, या कि और बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि वो वैलिड ट्रूली दे आर सर्विंग टू द सोसाइटी है, दैट इज अ कंप्लीट प्रूफ, और वो उसमें एफर्ट्स ले रहे हैं। सो जो मैंने अभी वर्ड बोला था, मैचिंग एक्सपेंस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड कंसर्न, मैं बोल रहा हूं ना। तो जितना आपने इनकम जो दिखा रहे हो जो इस साल हुई है उससे रिलेटेड जो मैचिंग एक्सपेंसेस की है वही बस कहाँ आएगा? आपके एक्सपेंडिचर में आने वाला है। बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन को भी लिखा जाएगा यहाँ पास। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स आर एक्सक्लूडेड
जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेंगे और कैपिटल इनकम रहेगी, दोनों हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाले नहीं है। ओनली करंट ईयर का ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पास अपन एक वर्ड बोलते थे कैपिटल, जो अपने सोल प्रोप्राइटर पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल शेयर कैपिटल, यहां पास अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। और जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा तो अकॉर्डिंगली उसमें ऐड और माइनस होने वाला है। मेन सोर्स के बारे में बताया गया है। मेन सोर्स क्या है इनका, सब्सक्रिप्शन है, ऑर्डिनरी डोनेशन है, मेंबरशिप फी है, एंट्रेंस फी है, एंड इफ अमाउंट इज नॉर्मल और प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू बाय लॉस ऑफ द सोसाइटी, रेकरिंग ग्रांट्स फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे क्या बनते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द अमाउंट इज नॉर्मल एंड और प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बाय लॉस ऑफ द सोसाइटी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको, बहुत बार क्या होता है सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम मेंबरशिप फी है। अब आपने सुना कि यार सब्सक्रिप्शन जो था, सब्सक्रिप्शन अलग टाइप का है, वो बोल रहा है क्वेश्चन, नहीं ये सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, तो अब वो रेवेन्यू नेचर नहीं होगा, वो कैपिटल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को भी थोड़ा सा संभालना है, जब तक कुछ नहीं बोला है तो सब्सक्रिप्शन विल रिमेन इनकम, और कौन सी रेवेन्यू इनकम बनेगी। ओके, तो इसी तरह कोई भी आइटम को, इसीलिए उसने बोला देखो ऑर्डिनरी डोनेशन, कोई स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो उसका नेचर देखना पड़ेगा और क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एनी अमाउंट रेस्ड बाय रेस्ड फॉर द स्पेशल एक्टिविटी लाइक सेल ऑफ मैच टिकट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। अब मैंने इसके बारे में बहुत बार बोला है, जैसे कुछ स्पेशल एक्टिविटी है, जैसे हमारा बिजनेस क्या है, कोचिंग बिजनेस है। हमारा क्या है, आप एडमिशन लोगे, हम आपको क्या देंगे, टीचिंग देंगे, कोचिंग सर्विस देंगे, बुक्स देंगे, मटेरियल देंगे, और क्या देंगे। इसके अलावा कुछ पार्ट, अब मैं पार्टी नहीं दूंगा तो आके पेरेंट्स बोलेंगे पार्टी कैसे नहीं दिया तूने, बोलेंगे क्या, लेकिन पढ़ाया नहीं तो आके बोलेंगे जरूर, राइट। तो पार्टी हो गई, ट्रिप हो गया, ये कौन सी स्पेशल एक्टिविटी है। जब भी कोई भी स्पेशल एक्टिविटी इनकेस हम भी करते हैं, इररिस्पेक्टिव की हम बात कर रहे हैं किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, हम भी करते हैं, तो हम भी उसका नेट फिगर दिखाते हैं। कैसे, जैसे मैं इमेजिका के लिए हम ट्रिप लेके गए और बोला कि वहां का जो हमको एक्सपेंडिचर हुआ फॉर एग्जांपल 2500 ऑल इंक्लूडिंग, और हमने बच्चों को बोला चलो आप काम करना 600 रुपीज दे दो। सो हम क्या करेंगे, समझ लो अकेले मैं ही गया था ट्रिप में। ओके, सो हम कैसे दिखाएंगे, ये रिसीट, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका क्या हो गया, रिसीट हो गया। तो नेट एक्सपेंडिचर आप कितना दिखाने वाले हो, 1900 आपका क्या दिखेगा, नेट एक्सपेंडिचर दिखने वाला है। ऐसा नहीं करने का 600 आपकी इनकम हो गई और 2500 एक्सपेंडिचर हो गया, ऐसा शो नहीं करते। किस केस में, स्पेशल एक्टिविटी के केस में। आप बहुत आगे तक जा चुके हैं स्टिल। Any receipt and nature should not be shown in the income but the credited to the capital fund, special purpose fund like, अच्छा, कोई आपको स्पेशल एक्टिविटीज, कोई आपने फंड्स रेज किया है लाइक अ बिल्डिंग फंड और receipt on shown on the sale of fixed asset, it will be credited to the assets account and this system is showing that donation toward the specific purpose separately termed as fund accounting। तो ये वर्ड को भी ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन, फंड अकाउंटिंग। ओके, या तो अपन कैपिटल फंड, क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड, और अ स्पेशल पर्पस फंड। और स्पेशल पर्पस फंड क्या बोलते हैं अपन, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, और भी डिफरेंट टाइप, गिफ्ट फंड हो गया, अलग अलग टाइप के फंड्स बनते हैं डिपेंड अपॉन द, और किस किस टाइप के हैं, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, एजुकेशन सोसाइटी, लाइब्रेरी सोसाइटी, इस टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके अलग अलग टाइप के क्या आने वाले हैं, आपके इनकम आएगी न्यूज़पेपर मैगजीन से, यहाँ पास अवार्ड, स्कॉलरशिप, उन सब के एग्जांपल्स दिए हुए हैं फंड वगैरह के साथ तक। ओके, चलो आगे चलते हैं नेट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एनी एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स विल बी कैपिटलाइज। बोलता है कोई भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स का, उसको क्या करने वाले हैं हम, कैपिटलाइज। अच्छा वो बता दिया, नहीं तो आप क्या करते, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप एक्सपेंडिचर शो करते, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनुअल डेप्रिसिएशन उसमें से चार्ज करेंगे, कहां जाएगा वो, आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। नेक्स्ट आता है, ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स to the income and expenditure and all capital items to the balance sheet if regular trial balance। तो वही चीजें सब बार बार रिपीट की जा रही है, डिफरेंस बिटवीन बताया गया है। मेन हमको जिस चीज में आना है उसके बारे में आते हैं। ये यहाँ पास क्या है मालूम है बच्चों, ये जो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है, इसके बारे में बहुत अच्छी चीज दी हुई है, मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा यहाँ पास।
मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको यहीं पास। आ जाओ, बैलेंस शीट में आओ पहले। अरे वो यहाँ पास ये बताना चाह रहा था वहां पास, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पास शॉर्ट में। सैलरी है, सैलरी में करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी, ऐड होगी, प्लस एडवांस एडवांस सैलरी इन करंट ईयर, पहले अपन बात करते हैं, उसको लेस करेंगे। ओके, एडवांस सैलरी पेड इन लास्ट ईयर, तो उसको ऐड करेंगे। लास्ट ईयर हमने एडवांस पे कर दिया था, लेकिन थी कहां की सैलरी, इस साल की थी, उसको लेस कर रहे हैं। एडवांस सैलरी अपन ने नेक्स्ट ईयर की पे कर दी है, कब, करंट ईयर में, तो वो इस साल की सैलरी लेस करेंगे। तो ये ना समझ के आप याद रखोगे ना तो अच्छा रहेगा, रेदर देन लास्ट ईयर को लेस करना है प्लस करना है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर और क्या आ जाएगा इसमें, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर सैलरी रिसीव्ड दिस ईयर, तो वो क्या होगी, लेस होगी, बिकॉज वो करंट ईयर की सैलरी नहीं है। उस पूरे क्वेश्चन में यही चीज दिया था। यदि ये आपको पता है और ये समझ में आ रहा है या कि याद आ रहा है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अभी सब्सक्रिप्शन, ये क्या हो गया बताओ बच्चों, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस वाले रिलेटेड काम हो गया। अब मैं सब्सक्रिप्शन में से भी नहीं रहा जा रहा है, तो आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्योंकि हमारा हो चुका है, तो अपन सब्सक्रिप्शन के बारे में देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है बच्चों बताओ, इनकम है। तो इनकम में जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट ईयर का एडवांस, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, है ना, तो और क्या रहता, और बोलो अभी क्या करेंगे, लास्ट ईयर का एडवांस, लास्ट ईयर का एडवांस ऐड करेंगे। लास्ट ईयर हमको एडवांस मिल गया था, वो कब की इनकम थी, करंट ईयर की, तो लास्ट ईयर से क्या हुआ होगा, लेस। सो एक चीज और देखने की बात है, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में क्या रहने वाला है, एसेट्स। ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या रहने वाला है, लाइबिलिटीज, बिकॉज लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और हमको एडवांस में क्या मिल गया था, कुछ इनकम था, हमको मिल चुकी है, हमने उसके अगेंस्ट में सर्विस नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड, ऐड कुछ नहीं होगा, लेस करते हैं। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन दिस ईयर, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, एसेट्स, और लेकिन अब इस साल की बैलेंस शीट में कुछ दिखेगा क्या, नहीं, क्योंकि रिसीव्ड हो गया। लेकिन हम इस साल की इनकम से क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अवर इनकम, ये लास्ट ईयर की इनकम थी। नेक्स्ट एडवांस, एडवांस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, सो वो हम लेस करेंगे। तो लास्ट ईयर कुछ दिखने वाला है क्या, नहीं, लेकिन करंट ईयर क्या दिखेगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटीज रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, और भी अच्छी तरीके से बहुत बार लिखा हुआ है क्लास में भी, तो एक बार देखना। यहां कभी आपको देखना है तो देख सकते हैं अपन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या आएगा, लाइबिलिटी, एडवांस सैलरी इन करंट ईयर ऑफ द अपकमिंग ईयर, तो इस साल की सैलरी नहीं है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या आएगा, एसेट्स, बिकॉज हमने सैलरी एडवांस में दे दी है, और नेक्स्ट ईयर हम पूरे उससे सर्विस लेंगे और हम उसको बोलेंगे कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमने तुमको लास्ट ईयर ही दे दिया है। और प्रीवियस ईयर कुछ दिखने वाला है क्या, नहीं। एडवांस पेड इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हमने एडवांस पे कर दिया था, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, एसेट दिखेगा, क्योंकि हमने उसको क्या दे दिया था, सैलरी एडवांस में दे दी थी करंट ईयर की। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की जो सैलरी थी
आउटस्टैंडिंग थी, इस साल हमने पे कर दी है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा आपको, लायबिलिटी दिखेगी। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यही चीज समझने लायक है, इसके अलावा कुछ भी चैप्टर के अंदर खास नहीं है। अभी लेगेसी एंड ऑल सब चीजें आएगा, इस चीज वगैरह जो रहेंगी देखते हैं अपन। तो किसके साथ क्या क्या करना है, सबसे पहला जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ उसको देखते जाना। बोलता है इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर द आउटसाइड लायबिलिटीज नोन एज कैपिटल फंड। जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जनरेट होके बनता है फंड, उसको बोलते हैं बस अपन क्या, कैपिटल फंड। एंड कैपिटल फंड रिफंड्स द अमाउंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स थ्रू, कहां से आना चाहिए, लेगेसी, स्पेशल डोनेशन, एंट्रेंस फी, एक्यूमुलेटेड सरप्लस ओवर द ईयर। जो सरप्लस एक्यूमुलेट हो रहा है वो जाएगा कैपिटल फंड में। If our member have not contributed any amount, it shall be termed as accumulated fund instead of capital fund। ये बार बहुत बार रह जाता है, पूरे पैराग्राफ के बीच में एकदम छुपा हुआ है। ओके, कब बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, मेंबर्स ने 1 रुपया भी नहीं दिया है, ये सब कहां से जनरेट हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस जनरेट करते हुए जनरेट हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं डोनेशन। डोनेशन के केस में अपन ने लिखा है जनरल पर्पस है, नॉर्मली दे दिया है, रेवेन्यू रिसीट है और इनकम मानी जाएगी। क्या लिखा हुआ है, जनरल डोनेशन, ऑर्डिनरी डोनेशन, और क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा है। हाँ, बहुत बार क्वेश्चन में लिख देता है कि हेडिंग जनरल डोनेशन है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखता है ये जनरल डोनेशन को 50% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो आप मत बोलना सर आपने बोला था रेवेन्यू रहता है, उसने बोल दिया क्वेश्चन के अंदर नीचे एडजस्टमेंट में, जो बोला है मानना है। तो जनरल डोनेशन भी लिखा है और उसने बोल दिया है कि इसको 50% कैपिटलाइज करना है, तो लड़ाई करने का नहीं, क्या करने का, 50% कैपिटलाइज कर देने का। तो कंक्लूजन लिख लो जिनको लिखना है, जनरल पर्पस है, रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी और कहां जाएगा, इनकम में। स्पेशल पर्पस है, कैपिटल रिसीट है, कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में। पूरा का पूरा यहां पास यही है। द टर्म फंड स्ट्रिक्टली amount collected for the special purpose when these are invested like scholarship fund, prize fund। अब आप समझने की कोशिश करो, बहुत सारे इस तरह और आगे आने वाले, मैं यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व करता हूँ। वो बिल्डिंग फंड हो गया, तो बहुत टाइप के फंड्स बनते हैं। when the amounts collected are not invested in securities or assets, the word account is more appropriate। example building account, tournament account। और वो फंड कब बन जाता है कि उसमें क्या हो रहा है, एडिशन होते जा रहा है, किस तरह से हमने क्या कर दिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास एक और है, लेकिन देखो ये सजेशन है, इसका आपके सॉल्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस एंड एडमिशन फी। जनरली ये क्या है, कैपिटल रिसीट है, एंड ये कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में जाके ऐड होगा। और उसने कुछ बोला है कि अलग से बनाना है, कैपिटल फंड में नहीं ऐड करना है तो अलग से बना देंगे अपन। ओके, जनरली कहाँ जाता है, ये कैपिटल फंड में जाके ऐड होता है। नॉर्मली कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड। उसने बोल दिया कुछ और तो वही करने का है। जनरली उसने भी लिखा है जनरली, नॉर्मली, ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन के ऊपर ने तो अपन ने तो ज्ञान ही प्राप्त कर लिया है। जनरली और नेचुरली भी सब्सक्रिप्शन क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, और उसको क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। चले आगे। लाइफ मेंबरशिप फी, नाम से समझ में आ रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आपके लिए, तो ये कैपिटल रिसीट नेचर का रहेगा, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए पे किया है, पूरे लाइफ टाइम। अब जैसे मैंने 50 लाख की मेंबरशिप फी पे कर दी फॉर एग्जांपल डेक्कन जिमखाना की, और मैं मेंबर बन गया, तो ये 50 लाख मैं पूरे अपने लाइफ टाइम में उससे सर्विस लेने वाला हूँ, उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिला हुआ है, राइट। अब मैं सर्विस लूंगा तो 50 लाख की सर्विस मैं एक दिन में तो नहीं ले लूंगा, एक साल में तो नहीं ले लूंगा, ओवर द पीरियड उसका बेनिफिट अराइज करने वाला हूँ। इसीलिए वो भी पैसों भी, जब जब पैसे भी मिलते हैं उस क्लब को, तो वो क्या करता है, उसको कैपिटल मानता है और उसको कैपिटल फंड में जाके ऐड करता है। कैपिटल रिसीट है, नॉन रेकरिंग नेचर है, डायरेक्टली अटैच टू द कैपिटल फंड है। फिर से उसने वही ज्ञान दिया है, ये मेंबर्स, इसमें यहां पास कैपिटल फंड लिखना है कि एक्यूमुलेटेड फंड लिखना है, ये आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ चुका है। और इसमें आपको ना दूसरी बात, फिर से इन सब चीजों में ना आप रिसर्च करने में घुसना अभी नहीं। एग्जाम में आपने हर बार कैपिटल फंड लिखा तो भी चलेगा, हाँ एमसीक्यू में वगैरह कुछ पूछा है तो ही आपको सिर्फ क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड फंड और कैपिटल फंड का डिफरेंस आना चाहिए।
पहला पॉइंट पढ़ लेना क्योंकि बहुत दुख भरा का पॉइंट है, पेन है। Entire amount may be carried forward in a special account until the member dies, after which the, the same may be transferred to the credit of accumulated fund oblique capital fund. अपन उसको स्पेशल अकाउंट में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन यदि वो निपट गया तो अपन उसको कहां ले जाएंगे? एक्यूमुलेटेड फंड या कैपिटल फंड में। ओके, एंड बेसिक चीजें आ जाओ। अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो रही हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशन बात हो चुकी है, स्टिल जनरल दिया है, जनरल डोनेशन है तो, या कि नॉर्मल डोनेशन है या सिर्फ डोनेशन लिखा है तो उसको जनरली क्या मानेंगे अपन? रेवेन्यू रिसीट और इनकम मानते हैं। यदि स्पेसिफिक डोनेशन बोला है, बिल्डिंग डोनेशन, लाइब्रेरी बुक डोनेशन, दुनिया भर का डोनेशन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं। लाइबिलिटीज में जाता है, मतलब कैपिटल रिसीट होती है। एंट्रेंस फी कैपिटलाइज होगा। अभी जस्ट हम ऊपर सब पढ़ के आए, वही चीज लिखा है। हाँ, लीगेसी, ये एक बढ़िया टर्म है। जो माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा परेशान रहते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा परेशान रहते हैं, तो वो लोग परेशान होकर क्या करते हैं? पूरी जायदाद प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि वो किसी ना किसी अनाथ आश्रम या कि कोई भी ट्रस्ट में जाके डोनेट करते, बोलते मेरे मरने के बाद इस नालायक को तो नहीं देने का है, उसके साथ आपको जो करना हो करो। सर स्पेसिफिक डोनेट बोलता है जो करना हो करो, ठीक है सर। आपके घर से जो पैसे मिल जाएंगे अपन उसको क्या बोल देंगे? उसको इनकम मान लेंगे। और जो आपकी बिल्डिंग और घर और फ्लैट और आपकी जो लैंड है और जो आपके शॉप्स हैं, उनको क्या मानेंगे अपन? स्पेसिफिक डोनेशन। और उसको क्या करेंगे अपन? कैपिटल सीट मान के अपन उसको लेंगे। सो एड टू कैपिटल फंड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? So, amount received by the organization as per the will of the person after death of the person should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet and by adding to the capital fund. अब कुछ लोग सोचेंगे सर कैसे होगा? तो देखो क्या होता है, जब आपको फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग फॉर एग्जांपल कितने की है? 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ का अमाउंट कहाँ ऐड होगा? कैपिटल फंड में भी होगा। और 1 करोड़ की बिल्डिंग कहाँ दिखेगी? आपकी एसेट्स में भी दिखेगी। इन सब फंडामेंटल में तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी अभी हम पढ़ के आए, क्या होने वाली है? कैपिटलाइज करने। इंडोमेंट फंड डोनेशन, ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन टू बी यूज्ड फॉर द सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। सो देखो, मैं अभी वही ऊपर जो बोल रहा था ना, प्राइस फंड एंड ऑल, हम भी यही करने की कोशिश करते हैं, भले वो छोटा अमाउंट हो। समझना, बोलते हैं कि हमने ये डोनेशन दिया है। अब डोनेशन आप किसी को गिफ्ट देने के लिए यूज कर दोगे तो वो तो गिफ्ट, वो क्या हो जाएगा? फंड खत्म हो जाएगा। तो हमेशा बहुत बार लोग क्या करते हैं, कैसा डोनेशन देते हैं? ये शॉप इस ट्रस्ट की हुई, इस शॉप से जितना भी पैसा आता है, जैसे अब निवारा क्वांटम फिटनेस, निवारा जो जिनको पता है, वैकुंठ शमशान भूमि के बगल से है। तो निवारा जो है वहां पास क्या चलता है, वहां ओल्ड एज पीपल लोग रहते हैं। अब एक ने क्या किया, बोला यार रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कंटिन्यूसली होनी चाहिए। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव समवन हैज क्रिएटेड अ जिम, जिसका नाम रख दिया उन्होंने क्या? क्वांटम फिटनेस। तो क्वांटम फिटनेस में जो लोग आते हैं, जो मेंबरशिप वहां से देते हैं, उससे जो पैसा आता है तो उनकी रेगुलर डे टू डे लाइफ का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो भी मेंटेन होता रहता है। इसी तरह मैं बता रहा हूँ यहाँ इंडोमेंट फंड डोनेशन का, वो भी एक टाइप का इंडोमेंट फंड है। मैंने बोला कि काम करते हैं सर, बीएमसीसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हर साल अपन को क्या करना है? इतने अमाउंट का, एक्स वाई जेड अमाउंट का गिफ्ट देना है। तो क्या किया जाए? हर साल देना है। तो हमने क्या कर दिया, बीएमसीसी कॉलेज के जो ट्रस्ट है, तो हमने उनको दे दिया, बोला कि ये लो 1 करोड़ रुपए मान लो, हमने दे दिया। और बोला कि इस 1 करोड़ को क्या कर दो, सिर्फ आप एफडी कर दो। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चलेगा, उससे जो पैसा आएगा हर साल इस कॉलेज का जो टॉपर रहेगा उसको गिफ्ट दे देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कम आया पैसा तो छोटा गिफ्ट मिलेगा। ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो बड़ा गिफ्ट मिलेगा। दैट्स इट। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? आप तक पहुंच पा रही है? चलो, तो उस टाइप को बोलते हैं यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। और कैसे? इंडोमेंट फंड डोनेशन, याद रखना मैंने हाईलाइट भी अलग से किया है। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड periodicals, इसको बना देंगे अपन इनकम। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स, ये डेफिनेटली कैपिटल रिसीट है, तो ये कहां जाएगा? कैश में ऐड होगा और कैपिटल फंड में ऐड होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल रिसीट है। ऑनरेरियम बहुत बार बताया है, ये ऑनर के थ्रू मिलता है। जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इनको क्या बोला जाता है? ये नॉट फॉर एम्प्लॉय, ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। आप बोल भी सकते हैं, लेकिन ये कब बोला जाता है ऑनरेरियम? कोई और बताएगा? कोई तो बता दे।
अरे मीनिंग बताओ ऑनरेरियम की, लेक्चर होगा तो देंगे ना, पैसे तो देंगे। ये लो पैसे लेके जाओ। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ये लो अपने पैसे। ठीक है ऑपरेशन किया है, ऐसे करते हो क्या? ठीक है मैं बता देता हूँ अब आपको। हाँ सर याद आया। ऑनरेरियम एक ऐसे पैसे को बोला जाता है, ऐसे गिफ्ट को दिया जाता है कि उसके अगेंस्ट में उस पैसे जो दे रहे हो उससे अपन उसकी सर्विस को कंपेयर नहीं कर सकते। ध्यान आ रहा है? जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर को पैसे देते वक्त अपन बोलते हैं हे डॉक्टर, जो ये मैं पैसे दे रहा हूं आपको, ये जस्ट फॉर द शेक ऑफ गिफ्ट रख लीजिए, लेकिन आपने जो हमको सर्विस दी है उसके अगेंस्ट में मैं उसकी कीमत पैसों से तौल नहीं सकता। आपकी सर्विस अमूल्य है, आपका जो काम है, जो कर्म है, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उसको जब पैसे देते हैं तो उसमें क्या लिख के आता है? ऑनरेरियम। इसी तरह जब एक गेस्ट लेक्चरर जब कॉलेज में जाके गेस्ट लेक्चर देता है तो वहां के प्रिंसिपल या जो एडमिन डिपार्टमेंट रहता है, जब उनको पैसे देते हैं तो उनके एक्सपेंस में लिखा जाता है ऑनरेरियम, कि सर जो आपने आके इन मूर्ख बालकों को जो ज्ञान सिखाया है, ज्ञान दिया है, या कि आने वाले भविष्य को जो ज्ञान दिया है एक्चुअली, सो इनका जो ज्ञान दिया है उसका हम तुलना आपको पैसों से नहीं कर सकते। ये कुछ हमारी तरफ से भेंट है, गिफ्ट है, या ऑनरेरियम है, ऑनर से हम दे रहे हैं, वो रख लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? आपका ज्ञान क्या है? अमूल्य है। फिर से भूलना नहीं, याद रखना। कुछ ये यूनिक टर्म्स हैं जो रेगुलरली आते नहीं है। नॉट फॉर एम्प्लॉय, कुछ भी लिखने का। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। हाँ एक और इंपॉर्टेंट है, जब जब इस दुनिया में क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब तब आप क्या करोगे? सबसे पहली लाइन को देखते हुए आप उसका फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर एकदम चिक चिक के टॉप में लिख लोगे। जैसे यहाँ पास 31 मार्च 2020 है, मतलब यहाँ पास ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो आपका ये फाइनेंस करंट ईयर कौन सा माना जाएगा? करंट ईयर 2019 से 2020 तक। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर कहाँ? क्वेश्चन में लिखो, सॉल्यूशन में जहां लिखना हो लिखो, लेकिन लिख लेना। नहीं तो 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर इतने इन्ग्रोस्ड हो जाते हैं, इतने सारे ईयर दिए रहते हैं, उनको यही नहीं समझता है कि करंट ईयर कौन सा था। ओके, क्योंकि मार्च 20 दिखता है ना तो समझ में नहीं आता, 2021 भी आता है और 1920 भी आता है। ओके, प्लीज समझना वो बात को। इसके अलावा हमारे सारे कंसेप्ट होते हैं यहाँ पास खत्म। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेरे को दिख गया, तो मैं भी चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। फंडामेंटल, इधर आओ, वापस आओ। फंडामेंटल समझो पहले। आपको क्या याद रखना है इस दुनिया में? मैंने फंडामेंटल बहुत भर भर के आपको सिखाया है। मैंने ऊपर भी देखा कि मैंने यहाँ पास भी जो पहले भी रिवीजन लिया था, तो मैं यहाँ पास से अभी कुछ चीजें कवर करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझेगा तब। ये देखो, ये क्या है पता है ना आपको? अली, अली याद है आपको? एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो इसके फंडामेंटल को भूलने का नहीं है। इस दुनिया में कितनी बड़ी भी एसेट्स हो, कितनी छोटी भी एसेट्स हो, टूटी हो, टेढ़ी हो, पगली हो, लेकिन एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा। लायबिलिटीज का बैलेंस या कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। एक्सपेंडिचर का डेबिट होगा और इनकम का क्रेडिट होगा। ओके, ये चीजें समझ लिया आपने। और जो उसका अपोजिट साइड रहता है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए रहता है। मैं फंड की और बैलेंस की बात कर रहा हूं। ओके, एक ये चीज समझाई हुई है यहां पास। दूसरा मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में भी बात किया है, तो आपने भी देखा है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक आपकी कौन सा अकाउंट है? इनकम। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये यहाँ पास भी कवर नहीं हुआ। रिसीट एंड पेमेंट आपका कौन सा अकाउंट है? और रियल अकाउंट है। और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, बहुत बार एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपके सिस्टम में एरर आता है, बोलते ये तो पढ़ा ही नहीं था। और गोल्डन रूल के जब पढ़ रहे थे तब भी ये सब आया नहीं था। ओके, तो ऐसे सिस्टम में एरर नहीं लगेगा। और फिर आगे क्वेश्चन आ जाएगा बैलेंस शीट कौन सा अकाउंट है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ओके, ये सैलरी और सब्सक्रिप्शन के लिए एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पास। ओके,
नेक्स्ट यहां पास और क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो चीज मैंने अभी एक्सप्लेन की है ऊपर ग्रीन पेन से। फॉर्मेट है, रिसीट एंड पेमेंट जो रहता है वो कौन से बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस से बनता है। मतलब बोलता है मेरे को ईयर से कोई लेना देना नहीं है, जो पैसा आया धप्पा इन डेबिट साइड में, जो पैसा जाएगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और वो कैश और बैंक में भी डिफरेंशिएट नहीं करता है, उसका नाम क्या है, रिसीट एंड पेमेंट। जब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है यदि पैसों का, तो एक कैश बनेगा, दूसरा उसके नीचे बैंक लिखा जाएगा। जब क्लोजिंग बैलेंस भी होता है तो बाय कैश और बाय बैंक बनता है, कैरी डाउन। समझ में आ रहा है, रिसीट एंड पेमेंट है, कैश अकाउंट नहीं है, तो बोलो सिर्फ कैश का बैलेंस आएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर जो है, गुस्सा मत करो, इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो कौन से कंसेप्ट से बनता है, एक्रूअल बेसिस से बनता है। बोलता है मेरे को इससे मतलब नहीं है, जो इस साल का इस साल रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा मैं और कुछ भी चीजें रिकॉर्ड करने नहीं दूंगा। तो फिर से आ रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, प्रीपेड लास्ट ईयर, कौन, प्रीपेड लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं, प्रीपेड नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है यहाँ पर। कुछ लोगों को सिस्टम में एरर आएगा, कुछ लोग प्लस माइनस माइनस प्लस करके याद करेंगे। अब बात करें, अभी ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है किसको किसको समझ में आ रहा है। दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट दिया रहता है और क्या बनाना रहता है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त हमको कौन सा कंसेप्ट लगता है, एक्रूअल कंसेप्ट। और उस वक्त हमको आइडेंटिफाई करना रहता है कि सब्सक्रिप्शन में इनकम इस साल की कितनी इनकम है हमारी। उस केस में जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रहता है वो पूरी इस साल की इनकम नहीं होती है। उसमें से कुछ इनकम जो रहती है करंट ईयर की रहती है लेकिन मिली नहीं रहती, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। फिर कुछ इनकम रहती है जो लास्ट ईयर रहती है, लास्ट ईयर की इस साल रिसीव हो जाती है तो हम उसको हटाना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो इसी तरह के कंसेप्ट से ये इनकम हम निकालते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इस साल की इनकम रिसीव्ड हुई हो या ना हुई हो हमारी आ जाती है। आते हैं, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमको कहां लिखना है, अभी रिसीट एंड पेमेंट के अंदर सॉल्यूशन दिया रहेगा, हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन। उस वक्त आपको बहुत ध्यान देना है बच्चों कि सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, रिसीट एंड पेमेंट में कितना सब्सक्रिप्शन, मतलब इस साल रिसीव्ड कितना हुआ है। हमको ईयर से मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग वगैरह हम नहीं जानते, हमें हमको चाहिए कि पैसे कितने आए हमको इस साल। तो बोलता है सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है इस साल की इनकम है, बोलता है हमको मतलब नहीं, इस साल की इनकम है। हमने बोला हमको मतलब नहीं, हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो इस साल क्या हुआ होगा, मिल गया होगा, तो इस साल पैसे रिसीव्ड हुए। हम अभी क्या काउंट कर रहे हैं, पैसे कितने आए हैं। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो इस साल मिल गया होगा, तो पैसे आए हैं तो प्लस किया। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल की इनकम है लेकिन आई नहीं, तो हम इसको हटा देंगे, माइनस करेंगे। बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, स्टूडेंट को सीधे रास्ते जाना है, सीधे चलने में आपको बहुत आसानी होती है। मैं बोल दूं कि बस 15 से 20 कदम आप उल्टा उल्टा चलो, आप गिर जाओगे, क्यों, आपको आदत नहीं है, वहां पास आपको मिस्टेक होगी, सिस्टम आपका काम नहीं करता है। प्रीपेड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर प्रीपेड किया था, क्या इस साल मिला है, लास्ट ईयर उसने दे दिया था, क्या इस साल मिला है, नहीं, तो इस साल रिसीव्ड नहीं हुआ। हमें चाहिए कि हमको इस साल कितना पैसे आए, तो ये हम हटाएंगे, हमको इस साल नहीं आया, ये कब रिसीव्ड हुआ है, लास्ट ईयर। प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, हमने इस साल पेमेंट किया, हम इस साल मिला है हमको, फॉर कब, अपकमिंग नेक्स्ट ईयर, लेकिन मिला कब है, इस साल, मतलब रिसीव्ड, हमको पैसे आए क्या, यस, तो हमने उसको ऐड किया, तो आएगा रिसीट कितनी हुई है, कैश रिसीव्ड कितना हुआ है, ध्यान रहेगा ये, चलेगा। एक होता है, अब मैं इसके लिए इतना फिर से पीछे गया था, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि आपके सिस्टम में जब अपन बोले किसी ने एक झापड़ मारा तो आपको तकलीफ होती है, हाँ,
होती है, किसी ने आपको बुरा बोला तो आपको दुख होता है। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह आपको समझना है कि यदि आपके लिए कौन सी चीजें हैं, आपके पास आपकी वॉच है, कैलकुलेटर है, बुक है, स्पेक्स है, बाल है, कपड़े हैं, बाल अब नहीं रहे लेकिन कपड़े हैं। अरे विग नहीं है भाई, बाल है मतलब कम है। हाँ नहीं तो पता चला बोले विग लगाए, तो शादी भी नहीं है तो पगलो। बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें हमारी क्या है, एसेट्स हैं। ये सब चीजें आपकी एसेट्स, आपको समझ में आ रहा है? यदि आपने क्लास अटेंड कर रहे हो और अभी तक फी नहीं दी है तो आपको समझ में आ रहा है वो लायबिलिटी है। बहुत मैं टॉन्ट करके समझा रहा हूं, इसीलिए आप समझो सब्सक्रिप्शन में आते हैं तो सब्सक्रिप्शन बोलते वक्त जब स्टडी की बारी आती है तो अपन को कुछ नहीं आता। तो सब्सक्रिप्शन को जो लिखा हुआ है उसको देख के सोचना है कि वो आपकी एसेट्स है कि लायबिलिटीज है। चलो पहले समझ लेते हैं, मान गए आपको मालूम पड़ गया, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एसेट्स है तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का इस दुनिया में बैलेंस क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यदि वो आपको पता चल गया, चलो लाइबिलिटीज है उसका बैलेंस क्या होता है दुनिया में, क्रेडिट होता है, और वो क्या रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं ब्रॉट डाउन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा सर पता कैसे चलेगा एसेट्स की लाइबिलिटी, अब बात करते हैं फिर से करंट ईयर, लास्ट ईयर की बात चल रही है तब तो ब्रॉट डाउन आएगा। लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग था, इनकम आउटस्टैंडिंग थी आपकी लास्ट ईयर की, सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो आपके लिए वो क्या है, एसेट्स की लाइबिलिटी, एसेट्स है। लास्ट ईयर की इनकम आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मिलना चाहिए था कब, लास्ट ईयर, अभी तक मिला नहीं है, हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। नहीं दिया तो उसके घर से पैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो यह हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स का बैलेंस क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, मेरे को पता नहीं लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा देता हूं। नेक्स्ट फिर होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, उसके अगेंस्ट में सर्विस नहीं दी है, तो आपके लिए वो क्या है, लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज का बैलेंस बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। क्या ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी तरह सेम एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस के लिए रहेगा। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए क्या है, सब्सक्रिप्शन, ये रहा, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो करंट ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग है वो बताओ आपके लिए क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलो या कि इनकम बोलो, वो क्या है आपके लिए, एसेट्स है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। अभी देखना बम फोड़ दोगे, हाँ डेबिट होता है, तो डेबिट होता है तो बताओ क्या लिखूं यहां पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फोड़ दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, कैरिड डाउन, हो गया ना गड़बड़, मैंने बोला था ना अभी आपको गड़बड़ होगा। अरे तो इसीलिए मैं तो फ्लो में आपसे गलती ही करवा रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, क्या आने वाला है यहाँ पास, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कुछ भी लिखवा दोगे, बाय बैलेंस, सॉरी कैरिड डाउन बोलेंगे इसको, समझ में आ रहा है क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैसे, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पास, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। क्यों आएगा यहाँ पास, बिकॉज ये जो बैलेंस है वो कहाँ साइड है, डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है इसलिए अपन कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है क्या, और बाय डिफॉल्ट जब आप यहां साइड लिख रहे हो तो आप एक बार और सोच के देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो रही है, और पढ़ा देता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और डेबिट हो रहा है तो ये आपके लिए क्या बन गई, एसेट्स। और वैसे भी आउटस्टैंडिंग क्या है आपके लिए, इनकम नहीं बन सकती, आउटस्टैंडिंग मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होता क्या बोलूं, ये इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। चलो अभी, अब ये समझ में आ गया ना, इससे इसका मतलब क्या है, तिरपांचे अंधेरा कायम रहे, क्रॉस जो बोलना है बोलो, लेकिन कुल मिला ओवरऑल आपको ध्यान रखना है,
जैसे याद रखना है बच्चों, कंसेप्ट से याद रखना है। सब्सक्रिप्शन या इनकम, क्यों लिख रहा हूं मालूम है इनकम? आप ना इसको भूल जाओगे, सैलरी में ही अप्लाई करना चालू कर दो, ठीक है? ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। सब्सक्रिप्शन या इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटीज। इसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन क्या लिखेंगे हम लाइबिलिटीज को? टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यहां पास आएगा टू सब्सक्रिप्शन पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसे बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये सर बना के आप चाहते क्या हो मेरे से? हम चाहते ये हैं इसको बनाने से, कभी कभी एग्जाम में आएगा आपको, हम प्लस माइनस पढ़ रहे हैं क्या अकाउंट्स में? नहीं, हम अकाउंट पढ़ रहे हैं। अकाउंट पढ़ रहे हैं। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, अब समझ लो अभी। और जब सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड होगा, कोई बताएगा एंट्री क्या होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये क्या लिखा है? बाय बैंक। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन हो गया, बचा बाय बैंक। बाय बैंक कहां लिखो बोलो? तो क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। जिसको समझ में आ रहा है, जो भी अमाउंट है। कुछ लोगों को तो कंक्लूजन, किसको किसको पता है कंक्लूजन मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ? माय गुडनेस, सब ब्लैंक है। ये क्यों बना रहे हैं? आरती की थाली लेके आएंगे क्या? तुम्हारा नागिन डांस करना है क्या बच्चों? नहीं वाहियात हो रहे, किसी को नहीं पता है बच्चों। ये सब लिखने के बाद मालूम है आपको क्या निकल के आएगा? सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर। और ये कहाँ जाएगा? मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लिखूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर बोलो, जो भी बोलना बोलो, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दिस ईयर। क्या लिखूं मैं बताओ? हम इस अकाउंट्स में से ये निकालना चाह रहे थे। अब बैलेंसिंग फिगर बोलो बहुत बार, ये दे देगा तो क्या मांग लेगा? तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन है बच्चों इस दुनिया में। एक में क्या दे देता है? रिसीट एंड पेमेंट। तो जब रिसीट एंड पेमेंट दे देगा तो आपका क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जब जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देगा, बोलेगा बनाओ क्या? रिसीट एंड पेमेंट। तब बैंक क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। क्या ये बात अब समझ में आ रही है? अब क्या इसके आगे भी बताऊं? अब कुछ और देवी और देवता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर, ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इसलिए हमने क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। बोल रहे सर सब्सक्रिप्शन में ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे, आप कुछ भी लिख रहे हो, ऐसे नहीं होता, चीटिंग है। तो ये आया कहां से? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर, यदि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो जितना भी बैलेंस अमाउंट है, मैंने इसको कैसे लिखा? बैलेंसिंग जितना है सबको सब हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो क्या लिखूंगा? टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहां से सब्सक्रिप्शन निकल के कहां जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। समझ में आ रहा है ये आया कहां से? वो भी मैं बता रहा हूं। हाँ, नहीं तो बोलो सर ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसे बनता है क्या? ये कंक्लूजन है। बन कैसे रहा है वो मैं बता। बैंक सर, यहाँ बैंक डायरेक्टली आ जाता है क्या? नहीं, बैंक अकाउंट पहले बैंक अकाउंट बना होगा या बैंक की जनरल एंट्री पास हुई होगी, तब जाके यहाँ पर बैंक आया। द सेम वे इसी तरह ये भी है। इसके ऊपर क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट इतने डिटेल में बताया है कि धोखा आपके साथ ना हो जाए। 5 से 8 मार्क्स के लिए गलती से पूछ ले और आप है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर हमने तो तैयारी की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट बनाने की, और रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने की, और पूछ लिया एग्जाम में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो आपने बोला ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं और हमने पढ़ा नहीं। और बहुत बार आपको भी पता है, यदि आज ये रिवीजन लेक्चर नहीं हो रहा होता तो आप भी दो ही चीज पढ़ते हो, राइट? तो कंसेप्ट बेस में मैंने यही किया है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो नेक्स्ट सेशन में तो डेफिनेटली हम लोग कवर करेंगे। किस चीज के बारे में? कि कोई दो सम देख लेंगे, एक किसके थ्रू? सब्सक्रिप्शन से अपन क्या बनाएंगे? सब्सक्रिप्शन बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अपन रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे, और एक क्वेश्चन देख लेंगे रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। बैलेंस शीट तो कॉमन है, जिसमें दिया रहेगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, वो पूरा उसी क्वेश्चन में अपन देख लेंगे।
लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको सब चीजें मजा आ रहा हो। और देखो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है वाहियात टाइप के दे ही देता है इंस्टीट्यूट, तो उसको थोड़ा सा ना याद रखो, कंसेप्ट को समझो भी, और उसको मेनली उसको रटना ही पड़ेगा। देखो कहीं कहीं फंडामेंटल रह जाता है, जैसे ऑडिट फी वगैरह के बारे में था बीच में कुछ क्वेश्चंस में, मतलब कुछ भी पूछता है डाल देते हैं। ठीक है, तो सम इजी है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ये देखो कुछ हिडन एडजस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो वो जब जितने ज्यादा सम प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आएगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट यू विल गेट, वो दो अपन को क्या देख करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और आपको इसके आगे करना है तो आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो दोनों मेथड से। और एग्जाम के कुछ दिन पहले जब जा रहे हो तो कम से कम आप करो एक एक सम तो सॉल्व करना चाहिए, और वो सम ना एग्जाम के। और ये भी हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली में भले मेरा बहुत पुराना, उसमें मेरी पुरानी शक्ल दिखती होगी आपको, बहुत पुराना रिकॉर्ड किया था बहुत इनिशियली, बट बहुत इफेक्टिव है। रीजन बिहाइंड द सेम कि अब जैसे आप एग्जाम के एक दिन पहले बैठते हो, अच्छा अभी हम ढूंढते हैं कौन सा क्वेश्चन आज सॉल्व कर, एग्जाम के एक दिन पहले बैठे हो क्वेश्चन सॉल्व। अरे आपके इंडेक्स में लिखा रहना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले मेरे को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, बस दैट्स इट। उस टाइम आप क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे खोलोगे, खेलोगे, क्या करने वाले हो, और कौन कौन सा गेम रहता है। तो ये सब रिसर्च नहीं है, यू हैव टू प्री डिसाइडेड कि हमको ये क्वेश्चन एग्जाम के पहले सॉल्व करके जाना है। उस दिन कुछ नहीं चेंज हो सकता है, उस दिन कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? तो प्री डिसाइडेड चीजें रहे तो आपको काफी हेल्प होगी। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट प्रोबेबली, मैंने हर कंसेप्ट को कवर किया है। इन केस कुछ कंसेप्ट यदि कवर नहीं हुए हो तो चैट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताओ, क्या हंस रहे हो। सब्सक्राइब द चैनल, बेल बेल आइकन पे दबा दो। क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रमोशन करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, और आगे का और लेक्चर देखना हो तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एंड्रॉइड ऐप की, डाउनलोड कर लो और यू विल गेट द एक्सेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर। कुछ बच गया क्या? टेक केयर, बाय बाय।